Hello friends, my name is Anshuman Sharma and welcome to our YouTube channel Nursing Arena. Today we are going to discuss about the respiratory acidosis. इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हम बात की थी एसिड बेस बैलेंस के बारे में और साथ ही ये भी बताया था कि जो एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के जो वेरियस सिस्टम है वो किस टाइप से मेंटेन करते हैं। उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि लंग्स, किडनी और पोटेशियम एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने में, एसिड बेस को बैलेंस करने के अंदर किस टाइप से वर्क करते हैं। तो अभी तक आपने हमारी वो क्लास नहीं ली है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो क्लास अटेंड कर सकते हैं ताकि आपको जो आगे की टॉपिक है, आगे की टॉपिक हम कवर करने वाले हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप पुरानी क्लास भी जाकर देखते हैं तो। ओके, मैं बाकी कोशिश करूंगा कि जो भी उस टाइम बताया था, जो भी उस टाइम में हमने बात की थी वो आज फिर से कर सकें। ओके, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पता कैसे लगाते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, आप सभी ने नाम सुना होगा, एबीजी। सो एबीजी स्टैंड फॉर आर्टेरियल ब्लड गैसेस, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस क्या होता है। कि जब ब्लड का कलेक्शन किया जाता है आर्टरी से, आर्टेरियल ब्लड लिया जाता है और आर्टेरियल ब्लड को टेस्ट किया जाता है आर्टरी फॉर आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लिए, तो उसमें हमको कुछ वैल्यूज मिलती है जिसमें पीएच, पार्शियल CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, HCO3 बाइकार्बोनेट्स, सोडियम, पोटेशियम। तो इस टाइप की कुछ वैल्यूज हमें मिलती है। इनकी नॉर्मल वैल्यूज की बात भी हम अभी करेंगे। तो इस टाइप की जो कुछ वैल्यूज आपको मिलती है एबीजी एनालिसिस में। ओके, तो एबीजी एनालिसिस करने के लिए क्या होता है, किससे करते हैं हम? आर्टरी से। ब्लड कलेक्शन कहां से करते हैं? आर्टरी से। कौन कौन सी आर्टरी से कर सकते हैं? रेडियल, ब्रेकियल और फीमोरल। यहां से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और स्पेशली यहां एक बात बता दूं कि रेडियल आर्टरी से ब्लड लेने से पहले एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे हम कहते हैं एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट, एलेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है कि आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट करने से पहले, रेडियल आर्टरी से कलेक्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो वो होता है एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट में क्या करते हैं कि जो अल्नार आर्टरी होती है, अल्नार आर्टरी, जैसे दो बोन होती है, रेडियस और अल्नार। रेडियस की तरफ से रेडियल आर्टरी जाती है और अल्नार की तरफ से अल्नार आर्टरी जाती है। तो दोनों को कंप्रेस कर लिया जाता है और फिर रेडियल को कंप्रेस रखकर अल्नार आर्टरी को रिलीज किया जाता है बाहर से। इस टाइप से अल्नार आर्टरी को रिलीज किया जाता है। वो रिलीज क्यों किया जाता है? इसकी पेटेंसी देखने के लिए, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी देखने के लिए। कभी एबीजी का सैंपल लेने के बाद अगर रेडियल आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, वो आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो आगे की सप्लाई अल्नार आर्टरी करेगी। तो इसको पता लगाने के लिए कि अल्नार आर्टरी की परफॉर्मेंस ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, तो उसके लिए हम एलेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, एलेंस टेस्ट करने के बाद सैंपल लिया जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई एबीजी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनमें नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है इनकी। तो सबसे पहले इसमें पता लगाते हैं पीएच का। तो पीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? पीएच नॉर्मल क्या होता है? 7.35 टू 7.45। ये मैंने कल भी बताया था। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ब्लड के अंदर, आर्टेरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होता है? तो वो होता है 35 टू 45 mm of Hg। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 का क्या होता है?
80 to 100 mm of Hg। ये जब आप अगर क्लिनिकल में भी काम करते हैं तो जो एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट होती है, अगर ये वैल्यूज आपको याद होगी तो आपको पेशेंट को डायग्नोस करने में बहुत आसानी होगी, पेशेंट की जो कंडीशन को पता लगाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको हेल्प मिलेगा ही सही। साथ ही इसमें पता होता है HCO3 बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको परफेक्टली याद करनी है। उसके बाद ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो एसिडोसिस और एल्कलोसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इन्हीं के आधार पर सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो पीएच हो गई हमारी 7.35 to 45, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया 35 से 45 mm of Hg, PaO2 का हो गया 80 to 100 mm of Hg, और HCO3 की नॉर्मल वैल्यू होगी 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये बात हो गई एबीजी एनालिसिस की। एबीजी की नॉर्मल रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है, नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या होती है। चलिए, तो जैसे हमारा टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हम वर्ड को लेते चलते हैं कि एसिडोसिस कब होता है? जब हमारा पीएच लेवल 3.5 से डाउन चला जाता है, कम हो जाता है, तब कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? एसिडोसिस। एसिडोसिस। और इस एसिडोसिस को हम कब कहेंगे कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? उसके लिए देखिए कि रेस्पिरेटरी है तो रिलेटेड किससे होगा? लंग्स। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगी? लंग्स से। लंग्स से कैसे? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कॉज, किसी भी इटियोलॉजिकल कॉज जो कि लंग्स से रिलेटेड है, जैसे कि अस्थमा हुआ, जिसमें कि ऐसी कोई भी डिजीज जिसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से CO2 रिटेन हो रही है, इट मीन CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ओके, CO2 का लेवल अगर बॉडी में किसी भी कारण की वजह से, लंग्स के किसी भी कारण की वजह से CO2 का अगर रिटेंशन हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, जैसा हमने कल की क्लास में पढ़ा था, CO2 क्या है? कार्बोनिक एसिड। क्या है CO2? कार्बोनिक एसिड का एक फॉर्म है। और एसिड अगर बॉडी में बढ़ेगी तो क्या होगा? CO2 अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? पीएच लेवल गिर जाएगा, पीएच लेवल कम होगा। जैसा कल हमने एक बात की थी कि CO2 अगर इंक्रीज होता है तो बॉडी का पीएच या ब्लड का जो पीएच है वो डिक्रीज होता है। उस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है? CO2 बढ़ रही है तो पीएच कम हो गया, तो अपने को क्या चीज देखने को मिल रही है? अपने को मिल रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या देखने को मिल रहा है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आया? तो क्या हुआ? कॉज की वजह से CO2 रिटेन हो गई, CO2 बॉडी के अंदर बढ़ गई, CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया तो क्या हुआ? पीएच कम हो गया, पीएच कम होते ही क्या हुआ? एसिडोसिस। एसिडोसिस कौन सा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि कॉज कहां हो रहा है? लंग्स में। ऑब्स्ट्रक्शन कहां हो रहा है? एयरवे में। एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ? CO2 बाहर नहीं जा पा रही है, बाहर नहीं जाएगी तो ब्लड में रुकेगी, और ब्लड में रुकेगी तो क्या होगा? ये कार्बोनिक एसिड है तो एसिडोसिस कॉज करेगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस की। तो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेस क्या होते हैं? जब जहां मैं बार-बार बोल रहा था कि ड्यू टू द इटियोलॉजिकल कॉज, तो व्हाट इज द इटियोलॉजी, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हम सबको एक एक देखते हुए चलते हैं। उससे आपको वो जो मैंने फ्लो चार्ट बताया था कि कैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बॉडी के अंदर कॉज हो रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट बात करते हैं, हमारा फर्स्ट कॉज है एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है कि CO2 प्रॉपर्ली बाहर नहीं आ पाती है। CO2 प्रॉपर्ली बॉडी से बाहर नहीं आ पाती है। और जैसा कि हमने हमारे
पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कि CO2 अगर बाहर नहीं आ रही है तो कहाँ रुकेगी, वो ब्लड में ही रह जाएगी और ब्लड में रहकर क्या करेगी, CO2 का लेवल बढ़ाएगी। और CO2 क्या है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म है। ओके, कार्बोनिक एसिड क्या करेंगे कि बॉडी ब्लड का पीएच डाउन कर देंगे और एसिडोसिस की कंडीशन करेंगे। और कॉज कौन सा है, कॉज है रेस्पिरेटरी कॉज, इसलिए वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाएगा। ऐसे ही इस CO2 रिटेंशन की बात को माइंड में रखते हुए सारे कॉजेस देखिए। एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस क्या होता है, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स का कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है, एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस में यही होगा, लंग्स में, लंग्स के एल्वेलाई अगर कोलैप्स हो जाएंगे, कोलैप्स होने की वजह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, O2 जो एनवायरनमेंट से O2 इनहेल होगी वो ब्लड में नहीं मिल पाएगी और ब्लड में जो CO2 प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ नहीं एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा लंग्स, तो उस वजह से क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगी और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। ये समझने की बात है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर क्या करता है, ब्रेन ट्यूमर करता है कि सोचिए ब्रेन में अगर ट्यूमर हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ओके, वो ब्रेन के अंदर कंप्रेशन कर रहा है, तो जो ब्रेन के जो वेरियस पार्ट है उसमें कंप्रेशन करेगा, तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको भी कंप्रेस करेगा। और रेस्पिरेटरी सेंटर को कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मींस रेस्पिरेशन कम होगा, इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन कम लेने भी आएगी और CO2 भी कम एक्सक्रीट कर पाएंगे, उसकी वजह से क्या कंडीशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सारा खेल वही है कि CO2 अगर बॉडी में रिटेन होगी, CO2 एक कार्बोनिक एसिड का फॉर्म है, इसलिए पीएच डिक्रीज करेगी, एसिडोसिस कॉज करेगी। ओके, मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं कि रेस्पिरेटरी कॉजेस की वजह से अगर बॉडी में ब्लड का पीएच कम होता है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल्स एंड ब्रोंकाइस, एंड ब्रोंकाइटिस क्या है, डायलेशन ऑफ द ब्रोंकस। डायलेशन एंड इन्फ्लेमेशन, इन दोनों की वजह से भी क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एयरवे में क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा जो कि क्या करेगा, रेस्पिरेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से वही सेम CO2 इंक्रीज हो जाएगी ब्लड के अंदर। CNS डिप्रेसेंट, CNS डिप्रेसेंट कौन सा होते हैं, लाइक मॉर्फिन, मॉर्फिन टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, CNS डिप्रेसेंट होते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने वाले होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इट मींस रेस्पिरेशन इनएडिक्वेटली चलता है, बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट में CO2 बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाते लंग्स, उस वजह से जो CNS डिप्रेसेंट है वो भी एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम COPD और एम्फाइजीमा। COPD और एम्फाइजीमा में भी क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ओके, जैसा कि इसके तो नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडमिनिस्टर हाई फ्लो O2। एडमिनिस्टर हाई फ्लो O2 ये कैसे कॉज करेगा, तो जब किसी पेशेंट को, स्पेशली जो COPD पेशेंट हैं, किसी पेशेंट को अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जाता है, हाई फ्लो रेट पर ऑक्सीजन दिया जाता है, तो CO2 भी उतने ही अमाउंट में बनेगी, जितना आप ऑक्सीजन दोगे CO2 भी उतने अमाउंट में बनेगी। क्यों, क्योंकि गैसेस O2 एक्सचेंज किसके साथ होगी, CO2 के साथ, तो CO2 ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। और अगर रेस्पिरेटरी कॉज जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो CO2 बन तो रही है पर वो एक्सक्रिएट नहीं हो पा रही, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि CO2 रिटेन हो जाएगी वहां पे और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी एम्बोलाई। ये तीनों भी सेम कॉज है। इनमें भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन, ये निमोनिया है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करने की वजह सबका सेम है कि CO2 रिटेंशन। इन सारे कॉजेस की वजह से क्या होता है, CO2 का रिटेंशन होता है, CO2 बॉडी के अंदर ही रुक जाती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करती है। तो
फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। हमने इतनी देर देख रहे थे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एल्कलोसिस। एल्कलोसिस कब होता है? जब ब्लड का पीएच लेवल 7.45 से अगर इंक्रीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एल्कलोसिस। क्या कहेंगे? एल्कलोसिस। अब सेम थिंग कि उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब कहेंगे? कि जब कॉज होगा रेस्पिरेशन से रिलेटेड। इसके जो पॉजिटिव एजेंट होंगे एल्कलोसिस होने के पीछे अगर कॉज रेस्पिरेशन से रिलेटेड है तो उसे हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहेंगे। अब उसी तरह जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखा था वैसे ही इसे भी समझेंगे कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे होता है। तो इसके जो कॉज क्या है, इसका हम कॉज देखते हैं। तो अगर किसी भी कारण, किसी भी डिजीज या किसी भी इटियोलॉजिकल कॉज की वजह से हाइपर वेंटिलेशन होता है, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? एल्कलोसिस। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है? एल्कलोसिस। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने का मतलब है कि O2 और CO2 का गैसियस एक्सचेंज भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? O2 और CO2 का गैसियस एक्सचेंज भी स्पीड में होने लग जाता है। इट मींस अगर आप सोचिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है तो पर्सन जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन कर रहा है। जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करने का मतलब क्या हुआ कि O2 इनहेल कर रहा है, O2 भी जल्दी जल्दी इनहेल कर रहा है और CO2 भी जल्दी जल्दी एक्सक्रिएट कर रहा है। तो यहां मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में CO2 का लॉस होगा, बॉडी में अगर एक्सेसिव अमाउंट में CO2 का लॉस होगा, CO2 का लॉस होगा तो क्या होगा? CO2 का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा और CO2 क्या है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्म है। और कार्बोनिक एसिड्स क्या होते हैं? H आयन होते हैं। कार्बोनिक एसिड्स में क्या होते हैं? H आयन। तो रिलेटिवली H आयन किसमें है? CO2 में। CO2 का लेवल कम हो गया तो क्या होगा? जो बॉडी के अंदर H आयन है वो हो जाएंगे डिक्रीज। बॉडी के अगर H आयन डिक्रीज हो गए तो जैसा हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर कि बॉडी में एसिड H आयन और HCO3 जो बाइकार्बोनेट्स है उनका एक निश्चित अमाउंट होता है, एक निश्चित अमाउंट जिसमें हमने कार्बोनिक एसिड का एक अणु अनुपात बाइकार्बोनेट्स की 20 लिए थे। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गई कम, एसिड तो हो गए कम, तो क्या होगा? बेस वाला फॉर्म रिलेटिवली ज्यादा ही है। HCO3 ब्लड के अंदर रिलेटिवली ज्यादा ही है। हालांकि HCO3 की मात्रा बढ़ी नहीं है पर एसिड जो H आयन की मात्रा है वो तो कम हो गई है और H आयन की मात्रा कम हो गई। इसका मींस क्या कॉज हुआ? एल्कलोसिस। H आयन की मात्रा कम हो गई, इसका मींस क्या हुआ? एल्कलोसिस। यहां देखिए सीधा सीधा समझिए कि CO2 डिक्रीज है तो पीएच लेवल बढ़ जाएगा। पीएच लेवल बढ़ने का मतलब एल्कलोसिस। और किसकी वजह से? कौन से? रेस्पिरेटरी कॉजेस की वजह से। हम अभी कॉजेस पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी कॉजेस की वजह से अगर पीएच लेवल इंक्रीज होता है तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है? CO2 तो हो गया कम, पीएच इंक्रीज हो गया और जो HCO3 है वो रिलेटिवली जितना अमाउंट दोनों का अनुपात होना चाहिए रिलेटिवली ये बॉडी के अंदर ज्यादा है, इसलिए एल्कलोसिस कॉज होते हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए HCO3 को अपने को एक्सक्रिएट करवाना है। इसको एक्सक्रिएट कौन करती है? किडनी। इसको एक्सक्रिएट कौन करती है? किडनी। जब हम इनके सवाल देखेंगे तो इनकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कैसे कंपनसेट होता है और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे कंपनसेट होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि CO2 बढ़ी तो पीएच कम हो गई और पीएच कम होते ही क्या हुआ?
पीएच कम होते ही क्या हुआ, एल्केलोसिस। कारण क्या था, हाइपर वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, जिससे कि रेस्पिरेशन स्पीड में होना, स्पीड में होने की वजह से CO2 ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है। CO2 ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, HIN लॉस, एक्सेसिव अमाउंट में HIN का लॉस होना, हाइड्रोजन आयंस का लॉस होना। ठीक है, बात करते हैं हम इनके कॉजेस की। तो व्हाट इज द कॉजेस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का फर्स्ट कॉज है फीवर। सबको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि फीवर कैसे कॉज होता है। फीवर में क्या होता है कि बॉडी की सेल्स वीक हो जाती है, मींस थक जाती है, फटीग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए क्या होता है, किसकी जरूरत होती है, O2 की, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ गई तो उसको डिमांड को पूरा कौन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन गेन करेगा, कहां से, इन्वायरमेंट से। तो यहां क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, इट मींस हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में अगर O2 कंजर्व करेगा तो CO2 भी उतने ही अमाउंट में एक्सक्रिएट करेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी के अंदर CO2 की कमी हो गई, और CO2 की कमी हो गई तो क्या हुआ, हमारे HIN लॉस हो गए। HIN लॉस होने की वजह से एल्केलोसिस कॉज हुआ। ये किस वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी कॉजेस की वजह से। इट मींस यहां क्या हो रहा है, फीवर की वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो, रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है। तो रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से CO2 का ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, और ज्यादा लॉस होने की वजह से एल्केलोसिस कॉज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉज है हाइपर वेंटिलेशन। अभी मैंने बताया था कि किसी भी कारण की वजह से अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में गेन हो रही है और CO2 ज्यादा अमाउंट में लॉस हो रही है, बाहर एक्सक्रीट की जा रही है लंग्स के थ्रू, तो क्या होगा, हमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, HIN का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपोक्सिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है कि कॉज कैसे है इसको समझते हैं। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से O2 डिक्रीज हो गई, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, O2 डिक्रीज हो गई। O2 डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा। बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट किया जाता है, ताकि रेस्पिरेशन को बढ़ाया जा सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ, इसने लंग्स को बोला तो लंग्स हाइपर वेंटिलेटेड हुए। इट मींस उसने अपनी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दी, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेगी और CO2 को बाहर निकालेगी। तो इस वजह से अपने को क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। CO2 का ज्यादा लॉस की वजह से क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर वेंटिलेशन। ओवर वेंटिलेशन क्या होता है, यहां बात आती है वेंटिलेटर की। कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है और उसे हाइपर वेंटिलेटेड किया जाता है, उसकी जो वेंटिलेटर की सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको हाइपर वेंटिलेटेड किया जाता है, तो उसको वेंटिलेटर एसोसिएट रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के चांस होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाइपर वेंटिलेटेड हो चुका है। जितना ज्यादा अमाउंट में उसको अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में उसका CO2 बाहर आएगा। CO2 बाहर आएगा तो क्या होगा, वो कार्बोनिक एसिड है, मतलब HIN है, तो हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन का लॉस की वजह से क्या होगा, अपने को एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। और कौन सा टाइप का, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस का मैनेजमेंट नहीं बताऊंगा। मैनेजमेंट जब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो क्लास
रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिसऑर्डर की जो क्लास होगी उसमें राजू सर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मैनेजमेंट और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मैनेजमेंट। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस को कैसे पहचानना है। मैं इससे रिलेटेड एक क्लास आपके लेकर आऊंगा सर, जब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल, तब हम इससे रिलेटेड एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी जो एबीजे एनालिसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एसिडोसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें पूछा जाता है कि कंपनसेट कैसे होता है, कौन इसको कंपनसेट कर रहा है, कैसे क्या है, वो सारी चीज हम उन्हें डिटेल में क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इसके बारे में बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।